नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के 10th लेक्चर में हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपको ये टॉपिक भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा है, टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप लोगों को ना एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा। सबसे पहली बात तो ये, ठीक। दूसरा, ये मेरा विश्वास है कि आपको ये तो पता होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये तो मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं बची होगी, ठीक। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे और उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे एक प्रॉपर्टी आई थी जहां मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। क्या प्रॉपर्टी थी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगा जब हमारे पास इक्वल स्पेस्ड पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। देखिए, इक्वल स्पेस्ड है और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इस तरह के फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या थी? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, और हम लोग उसे 2a से डिनोट करते हैं। तो ये आप समझ में आ गया कि मैंने डाइपोल जो है प्लेस कर दिया है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इस सेम चीज को हमने लिख भी लिया है। लेट अस टेक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर चार्ज प्लस q एंड माइनस q इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। तो इसकी डिस्टेंस क्या है? 2a। हम लिख देते हैं 2a, जी, ठीक। डिस्टेंस 2a प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा। मतलब जो ये डाइपोल है, ये जो डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। यही तो बात बताने की कोशिश की गई है। तो हमने ये डाइपोल लिया और इस सेम चीज को मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर वो चीज लिखवा सकूं जो आप अपने नोट्स में लिखना है, जो आपको आपके एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो आप ऐसे ही बिल्कुल शुरू करेंगे। लेट अस टेक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर प्लस q एंड माइनस q इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा। यहां तक कोई परेशानी? इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल प्यार से समझेंगे, ये समझने वाला टॉपिक है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तभी निकलेंगी ना जब कोई चार्ज होगा। भाई कोई ना कोई सोर्स चार्ज तो मेरे पास होना चाहिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकालने के लिए। मान लीजिए कि मेरे पास प्लस क्यू कोई सोर्स चार्ज है, दिमाग में जिसके ये आ रहा हो सोर्स चार्ज प्लस क्यू ही क्यों माना है? क्योंकि ये देखिए, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, वो चार्ज से बाहर की तरफ है, यानी कि रेडियली आउटवर्ड है। और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन जो होती है वो अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तभी होगा। अगर मुझे नेगेटिव सोर्स चार्ज मानना है तो मुझे इधर मानना होगा। अगर मैं इधर माइनस क्यू सोर्स चार्ज लिख देता हूं तो उसका मतलब होगा कि अब ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो इनवर्ड है, ठीक है। कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए आप समझने के लिए ये बात जान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लस क्यू सोर्स चार्ज होगा जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक। जिसके कारण हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख पा रहे हैं। हमने ये कैसे डिटरमाइन किया कि पॉजिटिव ही होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है, या अवे फ्रॉम द चार्ज है। ये हमने पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो उस वाले लेक्चर में सब चीजें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। यहाँ पे इतना जान लेना जरूरी है। अब मुझे ये बताइए कि अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो ये जो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, तो क्या इस पर दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स काम कर रहा होगा? रिपल्शन फोर्स जब काम कर रहा होगा तो क्या जो फोर्स इस प्लस क्यू
इस प्लस क्यू पर जो फोर्स काम करेगा क्या उसकी डायरेक्शन भी ये होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज या रेडियली आउटवर्ड, और जो माइनस क्यू चार्ज है क्या उसकी डायरेक्शन सोर्स चार्ज की तरफ होगी ड्यू टू अट्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो दो मैंने बताई है, ये इतनी इन हल्के में मत लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस क्यू जो चार्ज है इसके कारण जो मेरे पास यहाँ पे डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज है उस पर जो फोर्स काम करेगा वो बाहर की तरफ करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। और माइनस क्यू जो चार्ज है उस पर जो फोर्स काम करेगा इसको मैं बोल दूं F प्लस क्यू, फोर्स ऑन प्लस क्यू, और इसको मैं बोल दूं F माइनस क्यू, फोर्स ऑन माइनस क्यू, ठीक। जो फोर्स काम करेगा माइनस क्यू पे वो इन द डायरेक्शन ऑफ सोर्स चार्ज करेगा, जो प्रॉपर्टी हम लोग है पढ़े हैं कि दोनों में अट्रैक्शन होगा। इतनी चीज क्लियर है। अब ये बात मैंने आपको बताई क्यों, ये कहानी यहाँ पे प्लस क्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। बताई क्यों है, अब वो पॉइंट आप लिख लीजिए, ये आपको अपने डेरिवेशन में लिखना है, मैं जो लिखवा रहा हूं, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं क्या, वी नो फॉर पॉजिटिव चार्ज direction of force is along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक कोई परेशानी, मैंने बहुत सिंपल सी बात लिखी है कि फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने बता दिया है क्यों है अलोंग द डायरेक्शन, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। सेम एंड फॉर नेगेटिव चार्ज the direction of force is in the opposite direction of electric field। कोई परेशानी, जो चीज मैंने आपको समझाई थी वो मैंने लिख दी है कि प्लस चार्ज के जो अगर प्लस चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, या इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में लग रहा है एक ही बात है उसके अपोजिट होगी। कोई परेशानी यहां तक हो तो मुझे बताओ। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आओ, डेफिनेशन हम ऊपर कर देते हैं जो हमने ऊपर लिया था। अब आओ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, F प्लस क्यू, हाँ फोर्स क्या होता है, फोर्स की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने बताया था कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता देता हूँ, सबका आइडिया हो जाएगा। E की वैल्यू क्या होती थी बताओ, F अपॉन Q, मतलब फोर्स क्या होता था, Q E। ये हम लोगों ने पढ़ा था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, नहीं ध्यान है या नहीं देखा है वो लेक्चर तो जान लीजिए कि फोर्स क्या, फोर्स काम करता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर मैं कोई भी चार्ज रखता हूं तो फोर्स क्या होता है कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है फोर्स की डेफिनेशन, चार्ज, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो ये फोर्स की डेफिनेशन है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब मुझे बताइए
क्या प्लस क्यू और माइनस क्यू, जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो क्या प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। या यहाँ पे हम लोग चार्ज की बात करते हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। कोई भी डाइपोल हम लोग बना रहे हैं तो उसकी सबसे पहली जो शर्त है, जो प्रॉपर्टी है, वो क्या होती है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो मतलब ये बात एकदम क्लियर है कि ये जो दो चार्जेस हैं ये इक्वल हैं, इसमें तो किसी को कोई भी मुझे नहीं लगता कंफ्यूजन होना चाहिए, जो डाइपोल की प्रॉपर्टी है। उसके बाद यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ना। तो जब दोनों का F माइनस क्यू और F प्लस क्यू बराबर है, ये मुझे पता है कि F माइनस क्यू और F प्लस क्यू बराबर है, तो F नेट जो होगा, F नेट क्या हम लोग लिखते हैं कि इसको सिर्फ सिंपल एडिशन करते हैं, तो F नेट क्या 0 होगा। F नेट की जो वैल्यू है वो मेरे पास 0 होगी। अभी आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ कि क्या टॉपिक लिखा है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये मत सोचो। बस मुझ पे विश्वास करो, ट्रस्ट ऑन मी, और जैसे जैसे जो जो मैं बता रहा हूं बस उतना समझते चलो। दिमाग मत लगाओ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, बस फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट हो जाओ। क्लास में जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसे सुनो, उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इस बात को मैं समझ सकता हूँ, अगर आप सारे लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं तो आपको यहाँ तक पहुंचने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। और मैं एक एक करके बहुत आराम आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये आपको पता लगा एफ नेट 0 क्यों हुआ है? भाई इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू E। तो जब चार्ज भी इक्वल और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म, तो डायरेक्शन तो डिफरेंट होगी फोर्स की, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, तो उसके वजह से एफ नेट 0 आ जाएगा। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है? हो तो बताओ। ठीक, अब आ जाइए, ये जो टॉर्क सर है ये क्या चीज है, टॉर्क। अब आ गई है बात कि सर टॉर्क क्या चीज है, टॉर्क बताइए। अब टॉर्क के बारे में सुन लीजिए। टॉर्क क्या कहता है कि जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स, जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करेंगे लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा, तब टॉर्क पिक्चर में आता है। सर ये लाइन ऑफ एक्शन क्या वाला है? ये देखिए, ये रहा, ठीक है, जिस लाइन के अलोंग फोर्स काम कर रहा है, जिस लाइन के अलोंग फोर्स काम कर रहा है, अगर ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हैं और फोर्स इक्वल है, तब टॉर्क आता है पिक्चर में। टॉर्क क्या बला का नाम है, टॉर्क करता क्या है, टॉर्क चाहता क्या है? टॉर्क चाहता क्या है, टॉर्क क्यों आता है? क्योंकि टॉर्क चाहता है कि वो इस डाइपोल को ना अलाइन कर दे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई एक फोर्स तो ऐसे काम कर रहा है, एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया, कोई डाउट नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अपने पेन को ऐसे पकड़ लेना, डायगोनली आप अपने पेन को पकड़ लीजिए, तो आपके पेन पे अगर आप प्रैक्टिकली फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका पेन चाह रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। मतलब आपका पेन चाह रहा है कि वो यहां से थोड़ा सा सीधा हो और यहां से थोड़ा सा ऊपर जाए और यहाँ पे कहीं वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। यही तो चाह रहा है ना आपका पेन। आप अपने पेन को डायगोनली पकड़ लीजिए और उस पर आप देखिए कि आप नीचे की तरफ फोर्स लगाइए अपने लेफ्ट हैंड की साइड और ऊपर से फोर्स लगाइए अपने राइट हैंड के साइड। तो भले ही नेट फोर्स आपको वो 0 हो जा रहा है, लेकिन चाहता क्या है, आपका पेन चाहता है कि वो हॉरिजॉन्टल हो जाए।
हॉरिजॉन्टल होने का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपका पेन चाहता है कि वो जो है अलाइन हो जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपका है वो अलाइन हो जाए आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के। तो सबसे पहली बात, टॉर्क पिक्चर में कब आता है? टॉर्क पिक्चर में तब आता है जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करते हैं लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम नहीं होता, तो टॉर्क काम में आता है। ठीक, टॉर्क क्यों काम में आता है? क्योंकि टॉर्क चाहता है कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम हो जाए, जो दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम कब होगा? जब जो मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो अलाइन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के। ठीक है, ये मैं बात लिख दे रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूं, दिक्कत ना हो जिससे आपको। ठीक है, आ जाइए आप नीचे। जी हाँ, ठीक, मेरी बात समझ में आई है ना? मैं लिख देता हूं, टॉर्क पिक्चर में कब आता है ये जानना बहुत जरूरी है। टॉर्क पिक्चर में कब आएगा? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट force do not have the same line of action। ये बात समझ में आई मेरी? जब टू इक्वल, भाई ये तो हम बता ही चुके हैं कि ये जो फोर्स है F माइनस क्यू और ये जो फोर्स है F प्लस क्यू ये इक्वल है, और ये भी बात हो चुकी है कि अपोजिट है। जब ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन, मतलब ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये इस लाइन ऑफ एक्शन पे और ये इस लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहा है, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे काम करेंगे तो टॉर्क काम में आएगा। टॉर्क काम में क्यों आता है? टॉर्क क्या चाहता है? टॉर्क चाहता है कि लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए। ठीक है, टॉर्क क्या चाहता है कि लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए। ठीक है, टॉर्क ऑलवेज वांट, टॉर्क ऑलवेज ट्राई टू align the electric dipole along the direction of electric field so that the line of action will same for both the forces। कोई दिक्कत हो तो बताओ। When two equal and opposite force do not have same line of action, ठीक है, टॉर्क arise, तब टॉर्क की हम लोगों को जरूरत पड़ती है। ठीक, और टॉर्क ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल along the direction of electric field so that the line of action will same for both the forces। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? मैं आपको एक बार वापस से रिपीट कर दे रहा हूं कि मैंने पढ़ाया क्या क्या है, क्योंकि यहां तक ही इस पूरे डेरिवेशन में सबसे ज्यादा समझने की बात यहीं तक है। मैं बहुत आराम आराम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है जो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। ठीक है, और चूंकि डाइपोल की कंडीशन यही है कि ये जो चार्जेस हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे पता है कि जो फोर्स काम करेगा उसका फॉर्मूला जो है वो होता है Q इंटू ई।
जब Q इंटू E भी सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट होगी तो F नेट 0 हो जाएगा। डायरेक्शन, ये जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है ये हम जान चुके हैं, वो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इतनी बात तो समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद हुआ क्या है कि जो टॉर्क हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि टॉर्क काम में कब आता है। जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करते हैं लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता तो टॉर्क काम में आता है। अब टॉर्क चाहता क्या है? टॉर्क चाहता क्या है? टॉर्क चाहता है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो सेम हो जाए दोनों फोर्सेस का। वो कब होगा? वो कब होगा कि जब जो आपका डाइपोल है, जो आपका डाइपोल है, अगर वो डाइपोल आपका अलाइन हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये ऐसा हो जाए सीधा, एकदम एकदम सीधा हो जाए, जैसे ही लगेगा, जो टॉर्क लगेगा तो ये हल्का सा नीचे को आएगा और ये वाला पार्ट हल्का सा ऊपर को जाएगा, तो ये अलाइन हो जाएगा, और जब ये अलाइन हो जाएगा तो लाइन ऑफ एक्शन आप देख पा रहे हैं सेम हो जाएगी। ठीक, यहां तक कोई परेशानी? यहां तक कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। यहां तक समझ में आ गया है? गुड। अब टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। भाई ये जो है टॉर्क का फॉर्मूला है, ये मैंने नहीं बनाया, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक, अब मुझे बताओ कि ये जो दो फोर्स हैं इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? क्या इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है? क्या यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? ये 90 डिग्री होगा? क्या ये जो मैंने ग्रीन पेन से एक लाइन खींची है ये परपेंडिकुलर होगी किसके? जो लाइन ऑफ एक्शन था किसका? F माइनस क्यू का। ठीक है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना। मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अभी के लिए D मान लेता हूं। कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। अब देखो, पहले मैं आपको समझाऊं, जो मैंने कंपोनेंट आपको निकालने बताए थे पिछले लेक्चर में भी, तो इसमें आपको इसकी जो डिस्टेंस निकालनी है उसको निकालने का तरीका, अगर आप कंपोनेंट मेथड से जाओ तो ये थीटा है, तो जो बिल्कुल एडजेसेंट साइड होगी, मैंने पहले बताया था, वो क्या होगी? जो आपका हाइपोटेनस है कोस थीटा 2a कोस थीटा, और जो उससे अपोजिट साइड है वो क्या होगी? वो होगी 2a साइन थीटा। जब मैं कंपोनेंट मेथड्स निकालना बताया था लास्ट लेक्चर में, तो वहां जिसने वो अच्छे से समझा उसको समझ में आया होगा, जिसको नहीं आया है उसके लिए भी मेरे पास तरीका है। ठीक है, क्या तरीका है? इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाइए। ये जो थीटा है, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? 2a, तो वैल्यू ऑफ d क्या आई? 2a साइन थीटा। जिसे 9th क्लास का बच्चे की तरह पढ़ना है वो 9th क्लास के बच्चे की तरह पढ़े। मेरा काम है आपको समझाना, जैसे समझ में आएगा मैं समझाऊंगा। जहां जिस तरह से कंपोनेंट मेथड से आपने सोल्व किया था, सेम कंपोनेंट मेथड से भी आप ये चीज जान गए थे कि जो थीटा के बिल्कुल एडजेसेंट साइड है वो कोस के साथ जाएगा, और जो परपेंडिकुलर साइड है वो साइन के साथ जाएगा। लेकिन अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के समझाओ सर, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अब मुझे करना क्या है? मैं टॉर्क में यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूं। F की वैल्यू क्या थी? निकाली थी ना। F की वैल्यू क्या है? QE। इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। F की वैल्यू क्या है? QE है सर। QE क्या समझ में आया? क्या है F की वैल्यू? QE। ठीक है, तो F की वैल्यू क्या मैं QE रख दूं? जी सर, रख दीजिए QE। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने क्या निकाली है? 2a sin थीटा।
अब क्या मैं Q के साथ 2a लिख दूं E और इंटू साइन थीटा, कोई परेशानी? ये Q इंटू 2a क्या है? क्या है Q इंटू 2a? बताओ। अरे सर यही तो डाइपोल मोमेंट है। ये क्या है? वी नो डाइपोल मोमेंट क्या है, Q इंटू 2a। ठीक है ना, वी नो। तो PE साइन थीटा। अब मैथ्स में आपने पढ़ा होगा वेक्टर, जब आप पढ़ रहे हो साइंस में 11th में भी पढ़ा होगा इसको। ये आपका फाइनल आ गया है, जो टॉर्क आप निकालने की कोशिश कर रहे थे, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। लेकिन जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे? P क्रॉस E। P क्रॉस E क्यों लिखा, ये भी आ जाइए बता दूंगा। ये जानना है, आ जाइए समझा दूंगा। हम जानते हैं कि P क्रॉस E अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो उसको हम लोग PE साइन थीटा कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि P डॉट E अगर लिखा होता तो उसको हम, यार A कह दो तुम कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। हाँ, अगर A डॉट B लिखा होता तो उसको हम AB cos थीटा कहते। ये आप पढ़ चुके होंगे, मेरा काम रिवाइज कराने का है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अब इसमें से कुछ बच्चे समझदार भी होंगे, कुछ समझदार होंगे ना, वो सोच रहे होंगे ये सर ने ना ये P sin थीटा क्यों लिखवाया है, सर P sin थीटा क्यों लिखवा रहे हैं? भाई आप जब वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे तब तो आप E डॉट P sin थीटा भी लिख सकते थे, इसमें तो कोई परेशानी थोड़ी है, E डॉट P sin थीटा लिख सकते थे ना। लेकिन फिर जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते तब भी E क्रॉस P लिख देते क्या? मेरे भाई नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों सर? जब डायरेक्शन नहीं है तब तो तुम लिख दोगे E P sin थीटा, लेकिन जब डायरेक्शन आएगी PE sin थीटा लिखोगे। और E क्रॉस P का मतलब क्या होगा? डायरेक्शन बदल जाएगी। वो कैसे बदलती है ये जानना है? आओ समझा दूंगा, देखो कैसे। आओ जी आओ। भाई ये आपका जो है यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका ये P है। भाई ये तो P है, जो मोमेंट डाइपोल मोमेंट है वो P यहाँ पे है, ठीक। और ये आपका E है। तो जो डायरेक्शन है वो कैसी है? क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज। जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे क्या P क्रॉस E, तो पहले क्या लेना पड़ेगा? P, और फिर क्या लिया जाएगा? E। तो ये कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसीलिए PE को PE लिखना है। अगर आपने लिख दिया E क्रॉस P तो इसका मतलब क्या होगा? आपको E से कहाँ जाना है? P पे। E से कहाँ जाना है? P पे, एंटी क्लॉकवाइज हो जाओगे। लेकिन यहाँ जो फोर्स काम कर रहा है, जो टॉर्क काम कर रहा है, वो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है। और E इंटू P हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, जो कि पूरी तरह से गलत होगा। तो लिखना क्या है? P क्रॉस E या PE sin थीटा। अगर E क्रॉस P लिख दोगे मेरे भाई तो वो गलत है। कोई परेशानी? बोलो हाँ या ना। समझ में आया? बहुत बढ़िया। डेरिवेशन एक तरह से हो गया है पूरा। अब आया है इसका फन वाला पार्ट, जो आपको काम आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। ये मैं समझा चुका हूं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। किसमें काम आएगा बताओ? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सीधे सीधे क्वेश्चंस मिलेंगे, समझ गए। वापस से मैं इस डायग्राम को ले लेता हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी, फिर आप कहोगे उठा लिया है इसको, आ जाइए। अरे कहाँ गए भाई, दोबारा ले लेते हैं। ऊपर चला गया शायद, देख लेते हैं कहाँ गया है, कहाँ गया है, कहाँ। हाँ यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं तो। ये तो सुन ही नहीं रहा है मेरी बात यार।
चलो अब सुनेगा, कब तक नहीं सुनेगा। चलो भाई आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ नीचे। अरे भैया जरूरत पड़ेगी तेरी, आ जा, ऐसे नहीं करे। गुड। ओ ओ ओ। जी हाँ, हो गया है, हो गया है, हो गया है। हाँ ठीक है, आ जाओ। अब हम बात करते हैं इसके केसेस की। ठीक है, बात करते हैं केसेस की। ठीक है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है कि टॉर्क जो है, टॉर्क जो है वो मैक्सिमम कब होगा। भाई फॉर्मूला क्या मैंने लिखा था, टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। तो ये बात तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको पता होगा कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रख दूं या 270 रख दूं तो मेरे पास पीई साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी पी, और सेम में इसी तरह पीई साइन 270 रख दूं तो मेरे पास तो भी वैल्यू आ जाएगी पीई। मतलब अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 या 270 लेता हूं तो इस केस में भाई मेरे पास एफ नेट तो हमेशा हर केस में 0 ही रहेगा, और लेकिन मेरे पास टॉर्क जो है मैक्सिमम आ जाएगी। कोई परेशानी, कोई परेशानी इसमें हो तो बताओ। ठीक है ना, टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगी अगर मैं 90 लेता हूं या 270 लेता हूं। इस केस में क्या होगा देखिए, जो इसमें समझने वाली बात है कि 90 का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है थीटा ये 90 हो जाएगा। तो ये जो माइनस क्यू है और ये जो प्लस क्यू है, मैं कहूं तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये बिल्कुल इस पे आ जाएंगे। मतलब ये तो इस तरह सीधा खड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ हो जाएगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा 90 पे। तो इस पे टॉर्क मैक्सिमम काम करेगी। मतलब क्या है कि अब टॉर्क सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, टॉर्क जो है जो इक्वल अपोजिट फोर्स है सबसे ज्यादा लगेगा इसे अलाइन करने का। क्यों? क्योंकि अब जो इनका लाइन ऑफ एक्शन है वो अब एकदम डिफरेंट है, किसी एंगल पर नहीं, वो 90 डिग्री पे। तो अब टॉर्क सबसे ज्यादा काम करेगी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन करने के। इसका मतलब ये है कि टॉर्क मैक्सिमम होगी इस केस में। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट केस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, केस नंबर सेकंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है, केस नंबर सेकंड, कि टॉर्क जो है, टॉर्क जो है वो मिनिमम या जीरो, मिनिमम या जीरो कब होगी। ठीक है, अब ये तो आप लोग बता देंगे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है सर, थीटा 0 हो या 180 हो तो टॉर्क 0 हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये बात हम लोग जानते हैं कि टॉर्क की वैल्यू है पीई साइन थीटा। मैं ये इधर भी लिख देता हूं ताकि दोनों केस एक साथ आपको समझ में आ जाए। पीई साइन थीटा, जब मैं इसकी वैल्यू 0 रखूंगा, पीई साइन 0, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, और यहां भी जब मैं रखूंगा पीई साइन 180 तो पी की वैल्यू आ जाए, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, दोनों में 0 आ गई तो टॉर्क मिनिमम हो गया। अब ये 0 बताता क्या है, टॉर्क मिनिमम कब होगा, टॉर्क काम करना बंद कब कर देगा। ये हमने बताया था कि अगर ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक